प्रोसेसेस के चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जब प्रोसेसेस आईपीसी में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही होती है। जब मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो आज हम सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे और इन केस अगर कुछ प्रोसेसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली है क्या, उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें पहले पढ़ने हैं। अब अगर मैसेज पासिंग की हम बात करें, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख भी चुके हैं, एक हमने शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट किया था और एक हमने मैसेज पासिंग का कंसेप्ट किया था। अब अगर हम मैसेज पासिंग को देखें तो मैसेज पासिंग ब्लॉकिंग भी होता है और नॉन ब्लॉकिंग की टेक्निक से हम चलते हैं मैसेज पासिंग में। अब हम ब्लॉकिंग की एग्जांपल्स देखते हैं और फिर नॉन ब्लॉकिंग को डिटेल से देखेंगे। ब्लॉकिंग को सिंक्रोनस एनवायरनमेंट भी कहा जाता है कि हाईली सिंक्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट, यानी दो प्रोसेसेस जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और वो दोनों प्रोसेसेस को एक दूसरे की स्टेट से रेलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो कि कब एक सेंडर प्रोसेस सेंड कर रहा है, कब रिसीवर प्रोसेस ने उस पर्टिकुलर कंटेंट्स को रिसीव करना है, कब एक प्रोसेस ने वेटिंग स्टेट में जाना है। तो इट मींस कि इसमें इन प्रोसेसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन मौजूद है। अब ब्लॉकिंग इज कंसिडर्ड एज सिंक्रोनस। अब इसमें ब्लॉकिंग सेंडर भी होता है और ब्लॉकिंग रिसीवर भी होता है। जब हम ब्लॉकिंग सेंडर की बात करते हैं तो द सेंडर इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड। लेट्स सपोज एक सेंडर प्रोसेस एक पैकेट सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है, तो जब तक वो मैसेज रिसीवर रिसीव ना कर ले इस सेंडर को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब तक सेंडर का सेंड किया हुआ मैसेज रिसीवर वाले प्रोसेस ने या कंज्यूमर प्रोसेस ने कंज्यूम नहीं कर लिया या रिसीवर ने रिसीव नहीं कर लिया, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट तक आपके सेंडर को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम ब्लॉकिंग रिसीव को देखें तो द रिसीवर इज ब्लॉक्ड अंटिल अ मैसेज इज अवेलेबल। रिसीवर को या कंज्यूमर को उस वक्त तक ब्लॉक किया जाता है जब तक आपके क्यू में मैसेज अवेलेबल नहीं है। जाहिर बात है, जब मैसेज अवेलेबल होगा तो आपका रिसीवर या कंज्यूमर जाए उस पर्टिकुलर मैसेज को कंज्यूम करे। तो ब्लॉकिंग रिसीव का मतलब यह है कि द रिसीवर इज ब्लॉक्ड, आपके रिसीवर प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है until a message is available। जब तक आपका मैसेज अवेलेबल नहीं है उस वक्त तक रिसीवर को ब्लॉक ही रखा जाता है। जब मैसेज आपका आ जाए सेंडर की तरफ से तो उस वक्त रिसीवर को अनब्लॉक कर दिया जाता है कि अब आप रीड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैसेज को, अब आप इस पर्टिकुलर मैसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी इन्वायरमेंट हमारे पास मैसेज पासिंग में जब हम पढ़ते हैं तो वो नॉन ब्लॉकिंग की होती है। नॉन ब्लॉकिंग को मोस्टली एसिंक्रोनस कंसिडर किया जाता है। इसी जिस तरह ब्लॉकिंग सेंड और ब्लॉकिंग रिसीव था हमारे पास, इसी तरह नॉन ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव होता है हमारे पास। अब नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या है, द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड कंटिन्यू। सेंडर के पास जितने भी मैसेजेस हैं वो सेंड करता रहता है। इन अदर वर्ड्स, जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है हमारा, वो जितने भी मैसेजेस बेसिकली प्रोड्यूस कर सके वो प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग में। और नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर में द रिसीवर रिसीव करता है वैलिड मैसेज, नल मैसेज भी, क्योंकि कोई ब्लॉक नहीं किया जा रहा, कोई सिंक्रोनस एनवायरनमेंट नहीं है, तो रिसीवर बाज़ औक़ात एक ऐसी अटेम्प्ट भी करेगा कि लेट्स सपोज प्रोड्यूसर की तरफ से या सेंडर की तरफ से कोई मैसेज अवेलेबल भी नहीं होगा, लेकिन कंज्यूमर या रिसीवर बेसिकली जब उसे रीड करने जाएगा तो उसे नल मैसेज मिलेगा, और बाज़ औक़ात जब वो रीड करने लगेगा, जब वो रिसीव करने लगेगा तो वैलिड मैसेज भी रिसीव कर सकता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ब्लॉकिंग जो कि सिंक्रोनस एनवायरनमेंट है और नॉन ब्लॉकिंग जो कि एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट है, इसका मतलब क्या है। Now different combinations are possible. Definitely जब आप इसे डिटेल से देखें तो हमारे पास different combination possible हैं। If both send and receive are blocking, अगर दोनों send और receive blocking हों, blocking mean highly synchronized हों,
अगर दोनों सेंड और रिसीव ऑपरेशंस आपके ब्लॉकिंग हो यानी हाईली सिंक्रोनाइज्ड हो तो इस तरह के एनवायरनमेंट को रेंडजिस भी कहा जाता है। रेंडजिस हम इसे आगे डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन जब सेंड और रिसीव दोनों ब्लॉकिंग हो या दोनों सिंक्रोनस हो या दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो तो इस एनवायरनमेंट को बेसिकली रेंडजिस कहा जाता है। ओवरऑल जब हम रेंडजिस को पढ़ते हैं तो रेंडजिस क्या है? बोथ ब्लॉकिंग सेंड एंड ब्लॉकिंग रिसीव। तो हम ऑलरेडी ब्लॉकिंग सेंड और ब्लॉकिंग रिसीव को पढ़ चुके हैं कि ये एक सिंक्रोनस एनवायरनमेंट है और यही तो हमें चाहिए। जब तक सेंडर और रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहेंगे तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग का मतलब यह है कि सेंडर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, इट क्रिएट्स अ रेंडजिस। ये एक रेंडजिस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। दिस मीन्स दैट बोथ प्रोसेसेस मस्ट वेट अंटिल दे कैन एक्सचेंज अ मैसेज। जब रेंडजिस की बात हो रही है, जब ब्लॉकिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक वो मैसेज एक्सचेंज ना कर ले। तो सेंडर बेसिकली मैसेज जनरेट करता है और जब तक वो मैसेज कंज्यूम ना कर लिया जाए तो सेंडर को वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। रिसीवर बेसिकली रिसीव कर रहा होता है मैसेज, तो जब तक वो कंज्यूम ना कर ले, ठीक है, तो उस वक्त तक उसे ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं डाला जाता। तो ओवरऑल एक सिंक्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट आपके पास डेवलप हो जाता है। द सेंडर विल बी ब्लॉक्ड until the receiver is ready to accept the message। सेंडर जब मैसेज जनरेट करता है, जब कोई प्रोसेस प्रोड्यूस करता है, तो जब तक वो कंज्यूम ना कर लिया जाए तो सेंडर को ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड द रिसीवर विल बी ब्लॉक्ड, और रिसीवर को ब्लॉक किया जाता है until the sender has not sent the message। जब तक सेंडर ने मैसेज सेंड ना किया हो तो उस वक्त तक रिसीवर को ब्लॉक रखा जाता है। तो ये एक हाईली सिंक्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट हमारे पास होता है जिसे रेंडजिस भी कहा जाता है। इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोथ प्रोसेसेस वेट फॉर द अदर टू बी रेडी। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में दोनों प्रोसेसेस बेसिकली वेट कर रहे होते हैं कि वो रेडी हो जाए, कि दूसरा प्रोसेस मेरे पास रेडी हो जाए, इंश्योरिंग दैट द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड साइमल्टेनियसली। तो होपफुली आपको इस एनवायरनमेंट की समझ आ गई होगी। अब अगर हम थोड़ा सा कोडिंग की एनवायरनमेंट में देखें कि मैसेज पासिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान, यानी पिछले स्लाइड्स में हमने प्रोड्यूसर के लिए सेंड यूज किया और कंज्यूमर के लिए रिसीव यूज किया। तो ये स्निपेट आपको प्रोड्यूसर से रेलेवेंट नजर आ रहा है और ये स्निपेट आपको कंज्यूमर से रेलेवेंट नजर आ रहा है। प्रोड्यूसर क्या करेगा कि कोई मैसेज प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज करेगा डेफिनेटली वो, उसके बाद वो एक स्पेसिफिक लूपिंग स्ट्रक्चर चलाएगा और वो तमाम आइटम्स को चेक करेगा। प्रोड्यूस एन आइटम इन नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड, वो हर नेक्स्ट आइटरेशन में एक नया आइटम प्रोड्यूस करेगा और नए आइटम को प्रोड्यूस करने के बाद सेंड कर देगा किसकी तरफ? रिसीवर की तरफ। ये प्रोड्यूसर प्रोसेस है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर प्रोसेस की तरफ कि वो कंज्यूम कर ले। अब कंज्यूमर प्रोसेस क्या कर रहा है? डेफिनेटली उसे कंज्यूम करने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वो जब रिसीव करेगा कंज्यूम करने के लिए वो डेफिनेटली रिसीव का फंक्शन कॉल करेगा और एज अ पैरामीटर उसने उन आइटम्स को लेना है जिन आइटम्स को उसने कंज्यूम करना है। कंज्यूम द आइटम इन द नेक्स्ट कंज्यूम्ड। तो ऑलरेडी हम इसकी एग्जांपल्स पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं काफी डिटेल से और हमने इसे एक्सप्लेन भी किया था और डिस्कस भी किया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास बफरिंग का। बफरिंग क्या होती है? क्यू ऑफ मैसेजेस अटैच टू द लिंक। बेसिकली लिंक क्या होता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेसेस के दरमियान एक एसोसिएशन बेसिकली लिंक कहलाता है। तो बेसिकली इस लिंक से काफी मैसेजेस बेसिकली एसोसिएट कर रहे होते हैं और क्यू ऑफ मैसेजेस अटैच टू द लिंक। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप, ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेस का क्रिएट किया गया है लिंक के जरिए, इस लिंक के साथ क्यू ऑफ मैसेजेस एसोसिएट होते हैं। नाउ 3
तरीकों से इसे बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। एक आपके पास जीरो कैपेसिटी है, एक आपके पास बाउंडेड कैपेसिटी है, एक आपके पास अनबाउंडेड कैपेसिटी है। जीरो कैपेसिटी में नो मैसेजेस आर क्यूड ऑन अ लिंक। जीरो कैपेसिटी मीन आपके पास और बफर स्पेस ही नहीं है। जब आपके पास बफर स्पेस ही नहीं है तो जाहिर बात है कोई और मैसेजेस तो क्यू हो ही नहीं सकते आपके लिंक पे। तो आप क्या करोगे, सेंडर मस्ट वेट फॉर रिसीवर, यानी रेंडजेस क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करेगा, सेंडर को वेट करना पड़ेगा रिसीवर का कि रिसीवर आए और उस मैसेज को कंज्यूम करे। जब तक वो मैसेज को कंज्यूम नहीं करता तो मेरे पास बेसिकली स्पेस क्रिएट नहीं होगी लिंक पे, और जब तक स्पेस क्रिएट नहीं होगी तो वो जीरो कैपेसिटी कहलाएगा। तो होपफुली आपको जीरो कैपेसिटी की समझ आ गई होगी। बाउंडेड कैपेसिटी को अगर आप देखें तो बाउंडेड की टर्मिनोलॉजी हमने फाइनाइट स्टेट के लिए, फाइनाइट लेंथ ऑफ एनीथिंग के लिए पढ़ी थी। फाइनाइट लेंथ ऑफ एन मैसेजेस, बेसिकली आपके पास फाइनाइट लेंथ के एन मैसेजेस हैं। सेंडर मस्ट वेट, बाउंडेड कैपेसिटी में क्या होता है, सेंडर मस्ट वेट इफ लिंक इज फुल। अगर आपके पास जो क्यू है, अगर आपके पास जो लिंक है उसमें 10 मैसेजेस एक वक्त में आ सकते हैं और 10 मैसेजेस ऑलरेडी सेंडर सेंड कर चुका है, तो सेंडर को और मैसेजेस को सेंड करने के लिए वेट करना पड़ेगा। किसका वेट करना पड़ेगा, रिसीवर का, कि रिसीवर कोई मैसेज कंज्यूम करे, रिसीवर कोई मैसेज रिसीव करे। तो बाउंडेड कैपेसिटी में आपके पास, तो हमारे पास फाइनाइट लेंथ है, एन मैसेजेस हैं हमारे पास, और फाइनाइट लेंथ के मैसेजेस हैं हमारे पास बाउंडेड कैपेसिटी में, और बाउंडेड में हमारे सेंडर को वेट करना पड़ता है जब लिंक हमारे पास डेफिनेटली फुल होगी। अनबाउंडेड कैपेसिटी में हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ अवेलेबल होता है, तो सेंडर को वेट करने की जरूरत ही नहीं है, सेंडर मैसेजेस जनरेट किए जाए। लिंक की कैपेसिटी हमारे पास इनफाइनाइट है, तो डेफिनेटली अनबाउंडेड कैपेसिटी में सेंडर को वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली तीन आपके पास वेज हैं कि आप बफरिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जीरो कैपेसिटी है आपके पास, बाउंडेड कैपेसिटी है आपके पास, और अनबाउंडेड कैपेसिटी। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक पाइप्स का कॉन्सेप्ट है। पाइप का कंसेप्ट बेसिकली कहाँ यूज होता है, पाइप आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन कि दो प्रोसेसेस एक ही सिस्टम पे जब दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसे इंटर प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। अब पाइप्स का कंसेप्ट बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ही आता है। अब पाइप्स क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल, ये एक चैनल का काम कर रहे होते हैं। और कंड्यूट की टर्मिनोलॉजी भी इसके लिए यूज होती है। They act as a communication channel that allows two processes to exchange data. तो ये एक चैनल, पाइप्स बेसिकली एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जिस चैनल के जरिए दो प्रोसेसेस आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं, दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दो प्रोसेसेस आपस में मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। Pipes are primarily used for communication between parent and child processes. हम ऑलरेडी पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। बाज़ औक़ात एक मेन प्रोसेस काफी सारे सब प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर रहा होता है, और वो सब प्रोसेसेस आपके पास क्या कहलाते हैं, चाइल्ड प्रोसेसेस। तो पाइप्स बेसिकली प्राइमरीली किस लिए यूज होता था, पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन के लिए। अब जब हम पाइप्स की इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास काफी इश्यूज जनरेट होते हैं। अब वो इश्यूज डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करते हैं। जब हम पाइप्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे जहन में आता है कि क्या कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए या बाय डायरेक्शनल होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन हमारे पास बाय डायरेक्शनल है तो क्या हाफ डुप्लेक्स हो या फुल डुप्लेक्स हो। मस्ट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट चाइल्ड बिटवीन द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। क्या ये लाजमी है कि पेरेंट चाइल्ड के दरमियान एसोसिएशन लाजमी हो, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। कैन दी पाइप्स बी यूज्ड ओवर अ नेटवर्क, या नेटवर्क में हम पाइप्स को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन के वक्त जब हम पाइप्स को इंप्लीमेंट करेंगे या पाइप्स को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जहन में आती हैं, और इन्हें हमने आने वाले एग्जांपल्स में डिस्कस करना है।
नाउ पाइप्स को जब फर्दर कैटेगराइज किया जाता है तो एक हमारे पास ऑर्डिनरी पाइप्स हैं और एक हमारे पास नेम्ड पाइप्स हैं। याद रखें, ऑर्डिनरी पाइप्स हमेशा पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ऑर्डिनरी पाइप्स हमेशा पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। इसके बरक्स जब हम नेम्ड पाइप्स की बात करते हैं तो नेम्ड पाइप्स में हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती। दो डिफरेंट प्रोसेसेस भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी पाइप्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लाजमी है और नेम्ड पाइप में देयर इज नो नीड ऑफ पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस रिलेशनशिप। ये चीज आपने जहन में रखनी है। थोड़ा और डिटेल से इसे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इस तरह सबसे पहले हम ऑर्डिनरी पाइप को देखते हैं। ऑर्डिनरी पाइप्स अलाउ कम्युनिकेशन इन स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर स्टाइल। याद रखें, जो स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर का स्टाइल हम पढ़ चुके हैं उस फॉर्म में हमें कम्युनिकेशन अलाउ करता है। प्रोड्यूसर राइट्स टू वन एंड, प्रोड्यूसर प्रोसेस बेसिकली क्रिएट करता है कंटेंट, कंज्यूमर रीड्स फ्रॉम द अदर एंड, कंज्यूमर उस पर्टिकुलर मैसेज को कंज्यूम करता है दूसरी तरफ से। क्योंकि हम ऑर्डिनरी पाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए मोस्टली यूज होता है, पेरेंट प्रोसेसेस और चाइल्ड प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ऑर्डिनरी पाइप्स आर देयरफॉर यूनिडायरेक्शनल, रिक्वायर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनके दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लाजमी है व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्डिनरी पाइप्स, जब हम ऑर्डिनरी पाइप्स की बात कर रहे होते हैं। इसके बरक्स जब हम नेम्ड पाइप्स को देखते हैं तो नेम्ड पाइप्स आर मोर पावरफुल देन ऑर्डिनरी पाइप्स। देखें, ऑर्डिनरी पाइप्स को हम हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के जुमरे में देख रहे होते हैं, यानी पेरेंट प्रोसेसेस और चाइल्ड प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए हम ऑर्डिनरी पाइप्स यूज करते हैं। अब दो अगर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनका कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, तो जब वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो किसे यूज करेंगे? नेम्ड पाइप को यूज करेंगे। तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल होगी। अब देयर इज नो नीड फॉर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन नेम्ड पाइप्स। नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नेसेसरी between the communicating processes. Several processes can use the named pipe for communication. अब बेसिकली नेम्ड पाइप्स कहाँ यूज होता है? यूनिक्स के एनवायरनमेंट में हम मोस्टली इसे यूज करते हैं और विंडोज सिस्टम्स में मोस्टली हम नेम्ड पाइप्स के कंसेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। और दी नेटवर्क जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या क्लाइंट सर्वर पैराडाइम को डिस्कस करते हैं या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं तो हमारे जहन में सॉकेट्स की टर्मिनोलॉजी आती है। जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स या डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो सॉकेट्स के बारे में काफी डिटेल से नॉलेज रखते होंगे कि सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी प्लस पोर्ट। ये याद रखें, socket is a combination of IP plus port। अब इस डेफिनेशन के बाद आपको आपके जहन में काफी सारी चीजें आ रही होंगी। तो सॉकेट बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का कंसेप्ट है। नेटवर्क में बेसिकली एक लेयर होता है जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली सॉकेट्स आपको प्रोसेस लेवल पे सेशन एस्टैब्लिश करके देते हैं। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। A socket is defined as an endpoint for communication. Without sockets basically communication नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि हमारे सिस्टम पे एक वक्त में डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। तो अगर हम आईपी की बात करें तो आईपी हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम तक तो लेके जा सकता है, लेकिन उस सिस्टम पे जो एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं और उन प्रोसेसेस में से किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस तक रिस्पॉन्स को पहुंचाना, ये बेसिकली पोर्ट की जिम्मेदारी है। तो हमें आईपी और पोर्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो आईपी और पोर्ट के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सॉकेट का नाम दिया जाता है। तो concatenation of IP address and port is basically known as socket. A number included at the start of the message packet to differentiate between network services on a host. तो this is an example of socket. This is where ये आपकी IP है जो कि नेटवर्क लेयर पे बेसिकली एग्जिस्ट कर रही होती है
और ये आईपी किस क्लास से बिलोंग कर रही है? क्लास बी से बिलोंग कर रही है। मुझे कैसे पता चला? मुझे फर्स्ट ऑक्टेट से पता चला कि ये आईपी किस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रही है। आप देखें फुल कॉलम के बाद एक पोर्ट नंबर है 1625। 1625 बेसिकली ये रैंडमली जनरेट होता है, ये सोर हर प्रोसेस से रेलेवेंट एक पोर्ट नंबर आपका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट कर रहा होता है। तो ये आईपी और पोर्ट बेसिकली एक पूरा सॉकेट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ये आईपी आपको कहां लेके जाता है? उस पर्टिकुलर सिस्टम तक लेके जाएगा, और ये पोर्ट आपको कहां लेके जाएगा? उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो डिफरेंट प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तो उनमें से किसी एक प्रोसेस तक ये सॉकेट आपको लेके जाएगा। तो 1625 is refers to the port, and 161.25.19 and 8 is basically a host IP. Now communication consists between a pair of sockets. Definitely जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो क्लाइंट साइड पे भी एक सॉकेट एग्जिस्ट कर रहा होगा और सर्वर साइड पे भी एक सॉकेट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब जब सॉकेट, हम यहाँ इतनी डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, जस्ट आपको बताना था कि प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए हम सॉकेट्स को भी यूज कर सकते हैं। और फिर सॉकेट्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे ये भी बताना था कि सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी प्लस पोर्ट। मोस्टली क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में हमारे पास दो तरह के सॉकेट्स एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं। अगर हम रिलायबल कम्युनिकेशन या कनेक्शन ओरिएंटेड सेटअप की तरफ जाएंगे तो हम टीसीपी सॉकेट्स एस्टैब्लिश करेंगे, और अगर हम कनेक्शन लेस एनवायरनमेंट पे जाएंगे या अनरिलायबल इन नेटवर्क सेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम यूडीपी सॉकेट्स की बात कर रहे होंगे, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल सॉकेट्स की बात कर रहे होंगे। ऑल पोर्ट्स बिलो 1024 आर वेल नोन यूज्ड बाय स्टैंडर्ड सर्विसेज। कुछ पोर्ट्स हैं जो कि बेसिकली बिल्ट इन पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ, जिस तरह HTTP बेसिकली पोर्ट 80 पे कम्युनिकेशन करता है, SMTP ईमेल सर्वर के लिए यूज होता है, पोर्ट 25 पे कम्युनिकेशन कर रहा होता है। इसी तरह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि पोर्ट 21 पे कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो ये पोर्ट्स आप नहीं यूज कर सकते। बाकी आप रैंडमली जो भी पोर्ट्स जनरेट करें, एक स्पेसिफिक रेंज आपको बताई जाती है, उस रेंज में आप कोई भी सोर्स पोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के प्रोसेसेस के लिए। ये थोड़ा और एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि ये क्लाइंट है आपका, होस्ट एक्स से कहा गया है, और ये आपका वेब सर्वर है। बेसिकली इस क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, और वो रिक्वेस्ट किस लिए होगी? इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए होगी। इसे वेब सर्वर इसलिए कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पे हमने अपनी वेबसाइट होस्ट की हुई है। तो दिस इज द आईपी ऑफ योर होस्ट, ये आपके क्लाइंट सिस्टम की आईपी है, और ये क्लाइंट सिस्टम पे लेट सपोज P1 प्रोसेस रन हो रहा है, और P1 प्रोसेस के लिए जो रैंडमली पोर्ट नंबर जनरेट किया गया है वो 1625 है। तो P1 प्रोसेस जो कि सिस्टम 146.86.5.20 पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसका पोर्ट नंबर क्या है 1625, ये बेसिकली सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो डेफिनेटली सर्वर की कोई आईपी भी होगी। ये सर्वर बेसिकली, इस सर्वर की आईपी क्या है? 161.25.19.8 इज बेसिकली द आईपी ऑफ सर्वर। क्योंकि ये वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जब भेजी जाती है तो डेफिनेटली इसका कोई डेस्टिनेशन पोर्ट भी होगा, और वेब सर्वर हमेशा पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा होता है। तो ये बेसिकली सोर्स पोर्ट है 1625, और ये 80 आपके पास डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो याद रखें कि HTTP हमेशा पोर्ट 80 पे, HTTP जब भी वेबसाइट्स के लिए आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, मुख्तलिफ वेब सर्वर होस्ट होते हैं आपके मुख्तलिफ सर्वर्स पे, तो जब आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं क्लाइंट की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ आती है, तो उसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा? पोर्ट 80, अगर ये वेब सर्वर है। अगर ये ईमेल सर्वर होता तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता? पोर्ट 25। अगर ये FTP सर्वर होता, फाइल से रेलेवेंट, कंटेंट से रेलेवेंट हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा होता, तो ये डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता हमारे पास? पोर्ट 21। तो ये डिपेंड करता है कि हमने बेसिकली कौन सा सर्वर होस्ट किया हुआ है।
हमने ईमेल सर्वर यूज कर रहे हैं, हम एफटीपी सर्वर को एक्सेस करने जा रहे हैं, हम वेब सर्वर को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो वेब सर्वर को जब हम एक्सेस करने जाएंगे तो पोर्ट 80 हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। जब ईमेल सर्वर को हम एक्सेस करने जाएंगे तो पोर्ट 25 हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। जब एफटीपी सर्वर को हम एक्सेस करने जाएंगे तो पोर्ट 21 हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। तो होपफुली आपको ये सिनेरियो समझ आ गया होगा। एक क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट डेवलप किया गया है। दिस इज बेसिकली अवर क्लाइंट एंड दिस इज अवर सर्वर। क्लाइंट का अपना सॉकेट है और सर्वर का अपना सॉकेट है। सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी प्लस पोर्ट। अगर हम क्लाइंट के सॉकेट की बात करें तो दिस इज एन आईपी जो कि 32 बिट आईपी हमारे पास होती है, एंड दिस इज द पोर्ट जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के अगेंस्ट जनरेट की जा रही होती है। और जब हम वेब सर्वर को एक्सेस करने जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन पोर्ट हमारे पास क्या होगा, 80। और डेफिनेटली there must be some sort of IP that we have to assign to that particular web server. तो होपफुली ये सॉकेट कम्युनिकेशन का एनवायरनमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब जावा में बेसिकली सॉकेट्स जब हम क्रिएट करते हैं तो हम टीसीपी सॉकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड सेटअप होगा। रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अनरिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हम यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। जब हम टीसीपी सॉकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम यूडीपी सॉकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन सिनेरियो पे काम कर रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन सिनेरियो में हमें रिक्वायरमेंट होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सेटअप की, और कुछ एप्लीकेशन सिनेरियो में हमें रिक्वायरमेंट होती है कनेक्शन लेस एनवायरनमेंट की। तो यहाँ अगर हम जावा में कुछ हमें पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं, java.net.static मीन java.net पैकेज में जितने भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। java.input आउटपुट के पैकेज से कुछ क्लासेस हमें चाहिए। हमने एक डेट सर्वर क्लास ली क्योंकि ये सर्वर का स्निपेट है, हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आते ही हमने सॉकेट क्रिएट किया। यहाँ हमने क्योंकि एक ही सिस्टम पे बेसिकली आपका क्लाइंट ऐप और सर्वर ऐप दोनों रन हो रही होंगी, तो यहाँ हमने उसे एक्सप्लिसिटली एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। उसके बाद हमने अपने सर्वर को बेसिकली एक्सेप्टिंग स्टेट मीन लिसनिंग स्टेट में डालना है। तो ये डॉट एक्सेप्ट फंक्शन जब आप कॉल करते हो तो आप अपने सर्वर को लिसनिंग स्टेट में डालते हो कि आपका सर्वर अब वेट कर रहा है कि क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आए उसे। और उसके बाद हमने डेफिनेटली प्रिंट राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ यूज किया। न्यू ऑपरेटर यूज हो रहा है जो कि रन टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा। अब प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्यों सर्वर पे, प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने सर्वर पे क्रिएट किया है ये बेसिकली आपके क्लाइंट के लिए इनपुट होगा, क्योंकि यहां से तो आप मैसेज जब रिस्पांस भेजोगे तो वो आपके क्लाइंट के लिए डेफिनेटली एज अ इनपुट होगा ना। तो वहां आपको स्कैनर क्लास का या बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लाइंट ऐप पे, जो कि बेसिकली इस पी आउट ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा होगा उसे लिसन कर रहा होगा। उसके बाद हमने डेफिनेटली जब कम्युनिकेशन आपकी हो जाएगी तो एट द एंड ऑफ द डे आपने सेशन को क्लोज करना है। इसी तरह जिस तरह आपने सर्वर के लिए स्निपेट डिजाइन किया, आप क्लाइंट के लिए भी स्निपेट डिजाइन कर सकते हैं। क्लाइंट के लिए जब आप डिजाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको आईपी, ये लूप बैक आईपी है क्योंकि एक ही सिस्टम पे हम ये दोनों रन कर रहे हैं। तो अगर ये लूप बैक आईपी आप नहीं भी देंगे तो फिर भी आपका ये प्रोग्राम चलेगा। यहाँ भी आपने प्रोसेस के लिए एक पोर्ट नंबर असाइन किया, यहाँ आपने इनपुट स्ट्रीम लिया। ये इनपुट स्ट्रीम बेसिकली क्लाइंट पे जो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट आप इन डिक्लेयर कर रहे हो ना, ये इनपुट के लिए है। इट मींस जो कि सर्वर का आउटपुट होगा, जो सर्वर का रिस्पॉन्स होगा, वो क्लाइंट किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में रिसीव कर रहा होगा, इन में रिसीव कर रहा होगा। ठीक है ना। और जो क्लाइंट की तरफ से आउटपुट होगा वो बेसिकली आपका सर्वर इनपुट, वहां उसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए कि वो इनपुट उसमें रिसीव करे। बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आप डेफिनेटली रिस्पॉन्स को रीड करने के लिए, रिसीव करने के लिए
रीड लाइन का फंक्शन यूज कर रहे हो और उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आप रीड कर लो, जो सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आया होगा, जब आप उसे रीड कर लो तो यू हैव टू क्लोज द सॉकेट, you have to close the connection that is already established between the client and server. तो उसके लिए आपको close का function call करना है। तो hopefully थोड़ी बहुत understanding आपकी हो गई होगी सॉकेट से relevant, क्योंकि ये प्योरली आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक है, तो यहाँ काफी सारी डिटेल इसकी कवर नहीं की जा सकती। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की में क्योंकि प्रोसेसेस की बात हो रही थी, प्रोसेसेस के आपस में कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, तो सॉकेट्स को डिस्कस करना लाजमी था, क्योंकि सॉकेट्स भी आपको प्रोसेस लेवल पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोसेस लेवल पे सेशन एस्टेब्लिश करने की सहूलियत प्रोवाइड करता है। होपफुली आपको सिंक्रोनाइजेशन की समझ आ गई होगी। सिंक्रोनाइजेशन के बाद हमने कुछ रेंडजेस के बारे में डिस्कशन की। रेंडजेस के बारे में हमने फिर उसके बाद हमने सॉकेट्स के बारे में कुछ डिस्कशन की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।